वर्ग 10 का सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ देखेंगे हिंदी विषय से। हिंदी विषय में जैसे पिछले सीरीज में हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था कि पाठ 2 के बारे में, आज हम लोग यहाँ पाठ 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पाठ का आपका शीर्षक है कि भारत से हम क्या सीखे। इसमें बहुत ही रोचकता की बात है, बहुत ही इतिहास की बात आपको जानकारियां मिलेगी इतिहास से संबंधित। और इस तरह से यहाँ मैक्स मुलर महोदय द्वारा रचित यह पाठ जो है, मैक्स मुलर महोदय इस पाठ के माध्यम से किस प्रकार की रचनाओं का वर्णन करते हैं, भारत के इतिहास का किस तरह से हम लोगों के बीच में दर्शन कराने का काम करते हैं, इन तमाम बातों का जिक्र यदि हम देखेंगे तो इस पाठ में मूलभूत रूप से हमें ज्ञान के रूप में हासिल होगा। तो इसमें सबसे पहले हम इस पाठ को जानने से पहले थोड़ा बहुत मैक्स मुलर महोदय के बारे में समझ लेने का प्रयास करेंगे कि ऐसे मैक्स मुलर महोदय का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। और यहाँ अगर कहा जाए कि विश्वविख्यात अगर विद्वान के रूप में इनको कहा जाए तो यह फ्रेडरिक मैक्स मुलर का नाम हम निश्चित रूप से ले सकते हैं। और इनका जन्म के रूप में अगर कहा जाए कि आधुनिक समय का जर्मनी जो है, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जब मैक्स मुलर का जन्म हुआ था तो उसके कुछ ही वर्षों के बाद, यानी कहा जा सकता है कि उनके पिता जब मुलर नहीं रहे तो पिता के निधन जैसे हो जाता है, पिता के निधन होने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है। और आर्थिक स्थिति जब बिगड़ेगी, क्योंकि किसी भी संतान के लिए जब पिता नहीं हो तो उस संतान के लिए आर्थिक स्थिति, उस परिवार का स्थिति निश्चित रूप से बिगड़ेगा। तो इस तरह से फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा में किसी प्रकार की बाधा की बात नहीं आई। उन्होंने अपने शिक्षा दीक्षा को यह बाधा का कारण ही नहीं समझा। बचपन में ही वे संगीत के बहुत प्रेमी थे और संगीत के प्रेमी के अतिरिक्त अगर कहा जाए कि ग्रीक भाषा के और लैटिन भाषा के भी वे एक तरह से निपुणता उनके अंदर भरी हुई थी। वे लैटिन में भी कविताएं लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में ही कहा जाए तो लिप्जिग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत विषय से अध्ययन शुरू कर लिया था। और हितोपदेश जो हम लोगों के ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं, तो हितोपदेश का इन्होंने जर्मनी की भाषा में भी प्रकाशित करवाने का काम किया। फिर इसी समय उन्होंने कंठ का, फिर से यहाँ केन का आदि उपनिषद जो था, इसको जर्मन भाषा में भी अनुवाद करने का काम कराया। मेघदूत जो कालिदास द्वारा रचित है, तो मेघदूत का भी इन्होंने जर्मन में अनुवाद करने का काम किए। फिर मैक्स मुलर के बारे में अगर कहा जाए तो वे उन थोड़े से पहचानते अगर विद्वानों के रूप में अगर गिनती की जाए तो उस विद्वानों में अग्रणी रूप में इनका नाम निश्चित रूप से लिया जा सकता है, जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को ही नहीं समझा बल्कि सभ्यता के मूल स्रोत को भी इन्होंने गहराई से समझने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद ने तो इन्हें वेदांतियों के वेदांती के रूप में संबोधित करने का काम किए हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का शब्द था कि यह मैक्स मुलर महोदय जो थे यह वेदांतियों के वेदांती थे। अर्थात उनका भारत के प्रति एक तरह से अनुराग जगजाहिर देखने के लिए मिलेगा ही। खासकर उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की जो चिंतन शैली था, चिंतन राशि था, उसी को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट करने का इन्होंने काम किया है। इनके अगर कहा जाए कि प्रकांड पांडित्य से प्रभावित ही होकर जो साम्राज्ञी विक्टोरिया थी, उन्होंने क्या किया कि 1868 ईस्वी में उन्हें एक तरह से अपने उस वार्म प्रसाद के में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ जो यूरोपीय भाषा की तुलना आदि विषयों की व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करने का भी काम किया था। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई थी, जिस भाषण को इन्होंने दिया था मैक्स मुलर महोदय ने, तो इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्हें नाइट की उपाधि से विभूषित कर दिया। लेकिन उन्हें पदवी अत्यंत तुच्छ लगी। यह नाइट की जो पदवी था, नाइट की उपाधि था, यह उपाधि इन्हें बहुत ही छोटा सा महसूस हुआ और उन्होंने उसे अस्वीकार भी कर दिया कि यह पदवी मुझे नहीं चाहिए। भारत भक्त, संस्कृतानुरागी और वेदों के बारे में देखा जाए तो वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का यहाँ 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को निधन भी हो जाता है, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम यहाँ प्रस्तुत जो आलेख अभी पढ़ने जाएंगे या इसमें पढ़ा जाएगा, तो इस वस्तुतः अगर कहा जाए तो भारतीय सिविल सेवा, भारत की जो सिविल सेवा यहाँ चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर
संबोधित भाषण की एक श्रृंखला की कड़ी यहां माना जा सकता है कि उसी कड़ी का यहां प्रथम भाषण का एक अविकल के रूप में संक्षिप्त और संपादित उसका अंश है, जिसका भाषांतरण करने के लिए जिस हम पाठ को वर्णन करेंगे, जिस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे, इसका भाषांतरण करने के लिए डॉक्टर भवानी प्रसाद त्रिवेदी के माध्यम से इसे रूपांतरित किया गया है और हम लोगों के विषय या हम लोगों के भाषा में इसे सुलभ कराने का काम किया गया है। भाषण में मैक्स मुलर महोदय, इन्होंने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता को प्रतिपादित करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताने का प्रयास किए थे कि विश्व सभ्यता में यदि भारत का बात किया जाए तो भारत से बहुत कुछ सीखना या बहुत कुछ ग्रहण करने की स्थितियां मौजूद है भारत में। उनके लिए खासकर यह एक तरह का सौभाग्य का अवसर ही होगा कि वे इस विलक्षण देश की उसकी जो संस्कृति है, इसकी जो सभ्यता है, इससे कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक माना जाता है, बल्कि देश स्वाभिमान की बात अगर किया जाए कि इसके विलोपन के इस दौर में भाषण को अगर विशेष रूप से समझा जाए तो इसकी एक सार्थकता हम लोग के बीच में उपस्थित होता है। नई पीढ़ी के रूप में अपने देश तथा अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की बात किया जाए तो ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जिस भाषण की बातें हम कर रहे हैं उस भाषण के बारे में अब हम समझेंगे कि हम मैक्स मुलर महोदय द्वारा किस प्रकार के भाषण की चर्चा की गई है, किस भाषण को यहाँ पे हम लोग के बीच में प्रस्तुत किया गया है, या प्रस्तुत करने का काम डॉक्टर भवानी प्रसाद त्रिवेदी जी कैसे भाषण को प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए मैक्स मुलर महोदय की भाषण का जो यहाँ एक अंश है, इस अंश में उन्होंने सबसे पहले भाषण के दौरान यह बात बताते हैं कि यह बात सर्वविदित होता है कि संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से अगर तुलना किया जाए तो इससे अगर परिपूर्ण देश की बात पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश है, यदि आप मुझे इस भूमंडल का पूरा अवलोकन करने की बात करें तो ये भूमंडल के अवलोकन करने के लिए कहें तो मैं बस एक ही बात बताऊंगा, एक ही देश का नाम बताऊंगा, वह देश भारतवर्ष होगा। कौन सा देश होगा? तो भारतवर्ष होगा, क्योंकि भारत जहां भूतल पर ही अगर कहा जाए कि इस भूमि के तल पर स्वर की छटा निखारने का काम करती है। इसके साथ साथ यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां जो है, इसका सर्वप्रथम किस देश ने करने का काम किया, तो आप इसमें जीवन की सबसे बड़ी समस्या पर विचार करके उसमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले भी हैं। खासकर प्लेटो की बात किया जाए, कांट की बात किया जाए, और जैसे दार्शनिक अध्ययन करने वाले ऐसे दार्शनिक यानी प्लेटो और कांट की जब बात किया जाता है तो ऐसे अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी, जो भी हम यूरोपियन लोग हैं, यानी मैक्स मुलर के शब्दों में हमारे यूरोपियन लोगों के लिए भी मनन करने के ये योग्य हो जाता है। कारण मैं तो यहां भारत का ही नाम लूंगा, ये बता रहे हैं कि मैं यहां किसका नाम लूंगा, सिर्फ अगर नाम लूंगा तो भारत का ही नाम लूंगा। यदि और भी यहां बता रहे हैं कि यदि यूनानी, रोमन और रोमांटिक जो यहां जो यूरोपियन है, जो भी यूरोपियन है, यानी कि जो भी रोमेटिक जाति के लोग हैं, साहित्य पढ़ना चाहिए उन्हें, जिससे जीवन के अंतर्मन परिपूर्ण अधिक और खासकर सर्वांगीण अधिक विश्वव्यापी, खासकर यूं कहा जाए यह बातों को कि संपूर्णतया मानवीय स्थिति बन सकता है, मानवीयता के बात यहां आ सकता है। और यह जीवन ही क्यों, अगर हम अगले जीवन की भी बात करें, यह जिस जीवन में जी रहे हैं इसके अगले भी जीवन की बात करें तो शाश्वत जीवन भी निश्चित रूप से सुधर जाएगा। क्योंकि मैं एक बार फिर से अगर नाम लेने की बात आएगा तो मैं भारत का ही नाम लूंगा। खासकर जो लोग आजकल के भारत से में घूमकर अभी आए हुए हैं, उन लोगों की अधिकतर अगर भारत के रूप में कहा जाए तो वे निश्चित रूप से कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहर के में जो रह कर आए हैं, ऐसे शहरों की ही उन्हें याद आएगी, वैसे वैसे जगहों की याद आएगी जो बड़े बड़े शहर के रूप में है। जबकि मेरा यहाँ अधिकतर ध्यान अगर सच्चे अर्थों में कहा जाए तो यह अधिकतर ध्यान मेरा सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक जो भी हैं या ग्रामवासियों की ओर ही हमेशा बना रहता है। क्योंकि सच्चे अर्थों में दर्शन तो अगर करना है तो वहीं हो सकता है,
सही भारत का दर्शन यदि करना है तो एक गांवों में ही मिल सकता है, ग्रामवासियों के बीच में मिल सकता है। दूसरा दर्शन की तो बात हो ही नहीं सकता है। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों अगर हम बात करें तो आज भी भारत भी ऐसे एक महान या अनेक समस्याओं से बिल्कुल भरपूर है, भरा पूरा हुआ है, जिसका अगर समाधान की बात किया जाता है तो ऐसे समाधान में 19वीं सदी में हम यूरोपियन जो लोग भी हैं, यूरोपियन लोगों के द्वारा या यूरोपियन लोगों के लिए उतना ही वांछनीय बन जाता है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाले मात्र अगर कमी है तो वह कमी दृष्टि की है, हमारी नजरों की है, यही बस कमी रह गई है। क्योंकि यदि आपको अभिरुचि की पैठ पर या अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो वैसे विशेष क्षेत्र में तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त यहां देखने के लिए अवसर जरूर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी से बड़ी समस्याओं के प्रति अगर रुचि लेते हैं या रुचि ले लिए हों तो जिनके बारे में यदि आपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक या सोच विचार किया करते हैं को अगर अपने इस तरह से भारत प्रवास को विज्ञान के क्षेत्र में निर्वसन समझ लेने की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती है। यदि आप यहाँ पे यह जिक्र किया जाता है मैक्स मुलर के द्वारा कि यदि आप भूविज्ञान में ही रुचि क्यों न ले, भूविज्ञान में रुचि लेते हैं तो हिमालय से लेकर श्रीलंका तक की विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इतने विशाल भू क्षेत्र आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और यदि आप वनस्पति जगत में ही रुचि लेते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी के रूप में है जो आपको कहा जा सकता है कि सर्कस जैसे अनेक वनस्पतिक वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेने का काम करता है। यदि हम आपकी रुचि की बात करते हैं कि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में यदि होता है तो आपका ध्यान निश्चित रूप से हीकेल की ओर निश्चित रूप से गया होगा। क्योंकि जिन दिनों भारत के कंतारों के छानबीन चल रहे थे और छानबीन के साथ ही साथ भारत जो समुद्र तट से मोती बीनने का काम कर रहा था, यहां भारत का यह निवास काल उसके जीवन में सुनहले सपने को साकार करने के जैसा ही है। फिर यदि आप निर्वंश विद्या में अब रुचि लेते हैं तो निर्वंश विद्या में अब रुचि लेने वाले हैं तो आपको भारत का एक जीता जागता संग्रहालय देखते हुए नजर आएगा। यदि आप पुरातन व्यवस्था के प्रेमी होते हैं और यदि आपके यहां रहते हुए जो पुरातन व्यवस्था है, पुरातन व्यवस्था के उल्लेख के लिए एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी भी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के लिए आनंद का अनुभव आपने निश्चित रूप से किया होगा। और ऐसे आनंद के अनुभव में जो आपको यहाँ जनरल कनिंघम की बात आएगा, जो इतिहास प्रेमी है, जो यहाँ पुरातत्व की खुदाई करके जनरल कनिंघम जो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वार्षिक रिपोर्ट को हमें पढ़ लेना चाहिए कि कनिंघम के द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट दिया गया था उस रिपोर्ट की जानकारी ले लेनी चाहिए। तब यदि हम भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की बात करते हैं अथवा बिहारों के जो ध्वानसेंस होते हैं, इसको खोद निकालने के लिए आपका हावड़ा यहाँ पे निश्चित रूप से उत्तेजित होगा। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों से किसी प्रकार का लगाव होता है तो यदि पुराने सिक्कों से लगाव है तो वहां भारत भूमि में आप ईरानी की बात देखेंगे, केरियन की बात देखेंगे, थ्रेसियन की बात देखेंगे, पार्थियन की बात देखेंगे, यूनानी की बात देखेंगे, फिर आप मैकेडोनियन की बात देखेंगे, साको की बात देखेंगे और तो और यहाँ आप रोमन और फिर से रोमन के साथ साथ यहाँ मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हुए भारत में नजर आएंगे। क्योंकि जब वारेन हेस्टिंग्स थे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, तो वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे तो बनारसी के पास उन्हें 172 दारिश नामक सोने के सिक्के के घड़े में भरा हुआ मिला था। और इस दारिश नामक सोने के सिक्के में वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के को यहां यह समझकर भिजवा दिया था कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिससे उसकी गणना उनके द्वारा जो प्रेषित दुर्लभ और वस्तुओं के रूप में देखा जाए तो ऐसे दुर्लभ वस्तुओं में करने का काम किया जाएगा। और इस तरह से इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वह स्वयं को अपने मालिक की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्तित्व को प्रमाणित कर देगा, जिससे वहां
ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, इस जनरल कनिंघम को क्या करेंगे कि जनरल हेंटिंग्स को यहाँ पे पुरस्कृत करने का काम करेंगे। लेकिन देखिए दुर्लभ यह सिक्के जो थे, ऐसे दुर्लभ सिक्कों के बारे में वह अंग्रेज हुकूमत जो थी समझ नहीं पाई कि यह इतना दुर्लभ सिक्का है। और ऐसे दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं को यही एक तरह की नियति हो चुकी थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व ही नहीं समझ पाए। और जब ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए और उन्होंने ऐसे मुद्रा को गलवा देने का काम किया, जो वारेन हेंटिंग्स इंग्लैंड लौटे तो वह स्वर्ण मुद्राएं बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप ऐसे जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में अगर होने की बात आता है तो कभी नहीं हो, क्योंकि यह आप लोगों पर निर्भर करता है। फिर दैवत विज्ञान की बात करें तो दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन जो दैवत है, विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप यदि संपूर्ण हम दैवत विज्ञान को एक नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं या यहाँ पे प्राप्त हो गया है। लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला जो है यह रखी जा चुकी है, यह विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्यत्र अगर हम किसी दूसरे देश की बात करें तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। फिर यहाँ नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में हम बातें करते हैं भारत के कारण जो नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर अलग अलग प्रकार के साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक जो नीति की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर हमेशा आते जाते हुए नजर आता है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतें हैं और जो दंत कथाएं हमारे गांवों में बोले जाते हैं, हमारे देश में बोले जाते हैं, इसके प्रमुख स्रोत जो है बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। किंतु यहाँ भी अनेक तरह की जो समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं ऐसी है कि जो अगर हम कहें कि अपने समाधान की वो प्रतीक्षा भी कर रहा है। जैसे हम यह देख सकते हैं कि शेर की खाल में गड्ढा की कहावत हमारे भारतवर्ष में उपलब्ध है और शेर की खाल में गड्ढा जो है हमारे भारतवर्ष में उपलब्ध है। इसी अगर कहावत को हम ले लेते हैं तो यह कहावत की बात अगर करें तो सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध रूप से प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के एक क्रिस्टिलस जो ग्रंथ था, इस क्रिस्टिलस से ही प्रमाणित होते हुए नजर आता है। तो क्या यह कहावत जो है पूरब से उधार ली गई थी हमारे देश में? क्या ऐसी बातें ली जा सकती है? और इस तरह से और इसी प्रकार हम न्योले की बात करें या चूहे से संबंध में उस नीति कथा को ही हम ले सकते हैं कि जिसे अगर हम कहें कि एफ्रोडाइट के एक सुंदरी के रूप में यह परिवर्तित कर दिया था और खासकर किंतु एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। और यह भी संस्कृत का ही एक कथा से जो इसका सर्वांश है, इस सर्वांश से मिलती जुलती एक कहानी के रूप में प्रस्तुत होता है। लेकिन प्रश्न यहां पे यह खड़ा होता है हम लोगों के बीच में कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंच गई और वहां ऐसे अगर कहा जाए कि ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही यह कहानी जो थी यह उपस्थित होता है। और यह 4वीं सदी में ही जो एस्टूटियस की बात करें कि ऐसे कहानियों में कैसे स्थान मिल गया इसे, तो इस क्षेत्र में अभी भी ज्ञान अगर कहा जाए अभी भी बहुत काम करना होगा हम लोगों को। खासकर हमें इससे भी और अधिक जो प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा और प्रयत्न युग में प्रवेश करने के बाद वहां की भारत और पश्चिम की अनेक जो दंत कथाएं हैं, ऐसे दंत कथाओं के रूप में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं हम लोगों के बीच में हासिल होगा। खासकर चूंकि यह अभी भी अगर कहा जाए तो अभी यह निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये दंत कथाएं पूरब से पश्चिम की ओर अथवा पश्चिम से पूरब की ओर गई, फिर भी यह संदिग्ध रूप में प्रमाणित तो हो ही जाता है कि चाहे वह पश्चिम से पूरब गई हो या पूरब से पश्चिम गई हो, लेकिन यह एक जगह से दूसरी जगह तो पलायन इसका स्वाभाविक रूप से नजर आता है। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर अगर मैं यहाँ इस निष्कर्ष पर पहुंचने का काम करता हूं तो हाथी दांत की बात देखें, बंदर की बात देखें, फिर यहाँ मोर की बात देखें, चंदन की बात देखें, आदि जिन वस्तुओं को के जो ऑफिर है इस निर्यात की बात यहाँ बाइबल में भी कही गई है। और बाइबल में कहे जाने के कारण ये वस्तुएं जो है भारत के सिवा किसी अन्य देश में अगर कहा जाए तो अन्य देश से यह बिल्कुल नहीं लाई जा सकती है। और यह मान लेने में भी कोई व्यापारिक संबंध अथवा अगर कहा जाए कभी बिल्कुल ठप हो गया था और यहाँ
तक की जो शहंशाह थे और इस शाहनामा के रचना काल, जैसे शाहनामा के रचना काल जो 11वीं और 12वीं सदी में भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध यहां बंद नहीं हो पाए थे। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत में अगर कहा जाए कि भारत से बढ़कर कोई ऐसा देश दिखाई देता है जहां केवल शब्दों की ही नहीं बल्कि व्याकरण की बात, तत्वों के विकास की बात और यहाँ क्षय के संबंध की बात अगर कहा जाए, भाषा वैज्ञानिक जो समस्याएं हैं, समस्याओं के अध्ययन के महत्वपूर्ण अवसर यहां प्राप्त हो सके, वहां आपको आर्य के रूप में, द्रविड़ के रूप में और मुंडा जैसे अनेक भारतवासी ऐसे जातियों की बोलचाल के रूप में या बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं बल्कि उसके जो साथ यूनानी भाषा है, फिर यहाँ पूची है, पूची हुड़ है, अरब ईरानी है और मुगल आक्रमणकारियों के समय की बात अगर देखा जाए कि मुगल आक्रमणकारियों के जो विजेता है, विजेताओं की भाषा के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का ही यह सुयोग प्राप्त हो सकता है। फिर यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी होते हैं तो आपको विधि संहिता में भी कुछ ऐसे इतिहास देखने के लिए नजर मिलेंगे, क्योंकि जांच पड़ताल का अवसर आपको निश्चित रूप से मिलेगा कि जो यूनान, रोम या जर्मनी ज्ञात विधि शास्त्र के इतिहास से वह सर्वथा अगर कहा जाए तो भिन्न होते हुए भी इसके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण भी विधि शास्त्र के रूप में या विधि शास्त्र के किसी विद्यार्थी के लिए यह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम यहां चर्चा करें कि हम धर्म सूत्रों या समयाचारित सूत्रों की बात करें तो इसी को अगर लेते हैं तो धर्म सूत्र जो है, इस धर्म सूत्र में मानव शास्त्र जैसे प्रवृत्ति विधि ग्रंथों के साथ साथ इसकी आधारभूत सामग्री यहां उपलब्ध कराते हुए नजर आता है। फिर भी यदि आप लोगों के अंदर की अत्यंत राजनीतिक स्थितियों को समझते हैं तो ऐसे राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और उसके विकास के संबंध में प्राचीन जो युग की बात देखेंगे, ऐसे कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं और इसके महत्व की चर्चा भी यहाँ की जा सकती है। महत्व को समझ सकने की जो क्षमता है, ऐसे वैशिष्टता को परख सकने की क्षमता आपको प्राप्त करनी ही होगी। तो आपको यहाँ जैसे कहा जाता है कि आपके इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में अगर वर्णन करते हैं, ग्राम पंचायतों के रूप में यदि आप देखते हैं तो इस रूप में प्रत्यक्ष दर्शन का जो सुयोग है यह अन्यास ही आपको देखते हुए नजर आएगा, क्योंकि भारत के प्राचीन जो स्थानीय शासन प्रणाली है या जो पंचायत की इकाइयां हैं, पंचायत प्रथा, इसको समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र आपके बीच में विद्यमान होता है। फिर आप धर्म के वास्तविक उद्भव की बात करें, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य यानी छियमाड़ की बात करें, इसके रूप या प्रत्यक्ष जो परिचय आपको देखने के लिए मिलता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की एक भूमि मानी जाती है और खासकर बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि भी है और इस तरह से पारसियों के जो जरथुरुस है या जरथुरुस धर्म की यह शरण स्थली भी मानी जाती है। आज भी यह नित्य नए मतांतर के साथ यह प्रकट और विकसित होते रहते हैं यह भारत भूमि, क्योंकि भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अगर अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य की बात करते हैं और सुदूर भविष्य के बीच अपने आप को खड़ा पाएंगे तो वहां आपको एक ऐसे सुअवसर भी प्राप्त होगा जो किसी पुरातन विश्व में यह सुलभ कहा जाए कि पुरातन विश्व में ही यह सुलभ हो सकते हैं। आज की किसी भी ज्वलन समस्या को ही ले लीजिए, जिस तरह की भी समस्या आपके बीच में आती है, वह समस्या चाहे वह लोकप्रिय शिक्षा से संबंधी क्यों न हो, चाहे वह उच्च शिक्षा से क्यों न हो, चाहे वह संसद में ही प्रतिनिधि की बात क्यों न हो, अथवा अगर हम कानून बनाने की बात करें या कानून की बात हो, चाहे प्रवासी संबंधी कानून हो अथवा कोई कानूनी मसला ही क्यों न हो, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि सीखने या सिखाने योग्य कोई बात यदि आपके बीच में ही क्यों ना आता हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला निश्चित रूप से मिलेगी जहां कहा जा सकता है कि विश्व के अन्यत्र कहीं भी यह स्थिति नहीं देखा जा सकता है या ऐसा नहीं मिल सकता है। खासकर संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर आपको प्राप्त होगा और ऐसे अवसर के साथ साथ देखेंगे कि जो कभी आपके लिए यह बिल्कुल अज्ञात हुआ करता था। यहां आपको मानव हृदय की गहनता की बात करते हैं या उसके गहनतम सहानुभूति की बात करते हैं और सहायता यानी कि सदा
जो सदस्यता की बात करेंगे, ऐसे जगाने वाले पाठ की प्रचुर परिणाम के में पढ़ने के लिए ही आपको मिल सकते हैं। मानव मस्तिष्क के इतिहास में अगर देखा जाए तो उस समय में, या यूं कहा जाए आपके बीच में, तो ऐसे ही अगर कहा जाए तो हमारे अपने स्वरूप अध्ययन में अगर हम कहते हैं, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान जो है किसी भी देश के बाद अगर हम दूसरे नंबर पर लेते हैं तो यह दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता है। भारत कभी भी एक नंबर पे ही इसमें रह सकता है। फिर यहां मानव मस्तिष्क के रूप में चाहे किसी भी क्षेत्र हो, क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का ही विषय क्यों न बना लेते हो, चाहे वह भाषा का क्षेत्र ही क्यों ना हो, धर्म का क्षेत्र क्यों ना हो, फिर यहाँ दैवत विज्ञान का ही क्षेत्र क्यों ना हो, या दर्शन का क्षेत्र क्यों ना हो, फिर आप यहाँ देखेंगे कि चाहे विधि शास्त्र हो या कानून हो, अथवा रीति रिवाज या परंपरा का स्थिति हो, या चाहे प्राचीन काल या शिल्प काल का हो, अथवा पुरातन विज्ञान का ही क्यों ना हो, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहे या न चाहें, लेकिन यह कहा जा सकता है कि आपको भारत में ही शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि मानव इतिहास के संबंधित अत्यंत ही बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय की बात करेंगे, प्रामाणिकता की बात करेंगे, ऐसे सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत, और कहा जाए कि केवल भारत में ही संचित हो सकता है, अन्यत्र कहीं किसी देश में देखने के लिए नहीं मिल सकता है। फिर यदि आप भारत के इतिहास में किसी एक अध्याय का भी सभ्य का अध्ययन करते हो, इसकी व्याख्या विवेचन कर लेते हो, आप पाएंगे यहाँ कि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले जो यहाँ इतिहास है, ऐसे इतिहास के सब अध्ययन मिलकर एक क्षण के लिए इसकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ मैं अभी भारत के लिए, या यदि आज के जो भारतीय साहित्य की चर्चा मैं करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि भारत के उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूंगा जिसका नाम यदि हम लेते हैं संस्कृत के रूप में, कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आप पूछेंगे हमसे कि संस्कृत जो है, ऐसा क्या उसमें बात है कि जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दे रहे हैं, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह संस्कृत सर्वहितैषी के रूप में क्यों माना जा रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो संस्कृत की सबसे पहली विशेषता हम लोगों के बीच में यह उपस्थित होता है कि हमारी प्राचीनतम भाषा ही है, क्योंकि हम यह बात जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी अगर कहा जाए कि संस्कृत का काल बहुत पुराना माना जा सकता है, कि ग्रीक भाषा जितना पुराना है उससे भी पुराना संस्कृत भाषा है। जिस रूप में आज हम यह कहा जाए कि आज यह हम तक पहुंची हुई है, या हम तक पहुंचने का जो प्रयास किया हुआ है, इसमें से भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति यह सुरक्षित होते हुए भी दिखता है। खासकर ग्रीक और लैटिन भाषाएं हम देखेंगे, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में लोगों को सदियों से यह भली भांति ज्ञात होता है, और निसंदेह यह बात कही जा सकती है कि यह अनुभव भी हम लोग के बीच में होते रहा है कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ समानताएं तो अवश्य मिलती है। यह समानताएं क्या होती है, किंतु समस्या यह भी यहाँ देखने के लिए मिलता था कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान जो समानता है, इसको व्यक्त अगर करने की बात की जाए तो किया कैसे जाए। खासकर कभी ऐसा होता था कि ग्रीक शब्द निर्माण प्रक्रिया में लैटिन भाषाओं के साथ साथ लैटिन की पूंजी के रूप में मान लिया जाता था कि लैटिन का पूंजी है, संस्कृत नहीं होगा तो लैटिन भाषा भी नहीं खुलेगा। कारण है कि कभी लैटिन भाषा के रहस्यों को खोलने के लिए यहाँ ग्रीक भाषा का सहारा लेना पड़ता था, और ऐसे यह कहा गया कि ऐसे लैटिन भाषा है तो इसे खोलने के लिए जो संस्कृत इसके लिए पूंजी का काम करता था। इसके बाद जब यहाँ ग्रांथिक और एग्लो सैक्सन की बात कर रहे हैं, एग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषा है, पुराने जो केल्टिक भाषा है, और खासकर स्लाव भाषाओं का ही अगर अध्ययन करने की बात यहाँ लिया जाए तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार की पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सब एक ही परिवार से जुड़ा हुआ यह भाषा है। कारण कि इन भाषाओं के इतनी अधिक समानता यह कैसे आ गई, इस बात पर तो विचार करना ही होगा हमें, क्योंकि इसमें किस तरह की ऐसे विषमता आ गई, समानता आ गई, और समानताएं जो है समानताओं के साथ साथ इतना अधिक अंतर भी इसमें कैसे पड़ गया। यह रहस्य की बात हम लोगों के बीच में बनी हुई है, यह काफी रहस्यमय बात है। कारण है कि ऐसे अगर अहेतुकवाद अगर हम बातें करते हैं तो यह बात हम लोग के बीच में यह सवाल एक तरह का उठकर खड़ा हो जाता है। भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांत में यह बिल्कुल उससे विपरीत देखने के लिए नजर आता है। कारण है कि ज्यों ही हम यहाँ कहते हैं इन भाषाओं के बीच संस्कृत आ बैठी कि तत्काल अगर लोगों को एक सही प्रकाश और सही तरह के गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया।
इसी भाषाओं के पारस्परिक संबंध भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा तो स्पष्ट हो गया। और खासकर निश्चित ही संस्कृत इन भाषाओं की एक अग्रजा के रूप में मानी जा सकती है और इसमें से हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात भी हो चुकी है जिस बातों के आधार पर कहा जाए परिवार के किसी भी भाषा की सर्वथा भुलाई नहीं जा सकती है, क्योंकि सभी एक ही परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। क्योंकि उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं कि यदि आग के लिए संस्कृत में अगर हम प्रयोग करते हैं तो आग के लिए अग्नि का प्रयोग कर लेते हैं। लैटिन के भाषा में अगर आग के लिए कहते हैं तो इसे इग्निश कह लेते हैं, जो एक ही शब्द से मिलते जुलते नजर आता है। और फिर हम निभ्रांत रूप से यह निष्कर्ष पर ही पहुंचते हैं, या भली भांति हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक दूसरे का इफेक्ट आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था और यही आर्य जो थे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों में जाने का काम किए और अपने उसी भाषा को थोड़ा सा परिवर्तित करके दाम वहां पर देने का काम किए। साथ ही अगर हम लिथुआनिया में अगर देखते हैं तो लिथुआनिया में देखते हैं तो यहाँ उग्नि शब्द का इस्तेमाल करते हैं आग के लिए। फिर यहाँ स्कोटिक भाषा में देखते हैं तो स्कोटिक भाषा में हम इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे शब्द हमें दर्शाता है। और स्लाव या ट्यूटोनिया भाषा भी इसी शब्द से परिचित थी, भले ही बाद में चलकर अग्नि के लिए दूसरे देश भी क्यों न अलग अलग शब्दों का निर्माण कर लिया हो। दूसरी वस्तुओं के साथ अगर हम देखते हैं या दूसरी वस्तुओं के समान जो है यहाँ शब्द भी मर मिट जाते हैं, लेकिन यह जो बात है यह बता पाना बिल्कुल ही सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है। खासकर हम जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा के लिए लुप्त हो जाती है। फिर आप कल्पना करके देख सकते हैं यहाँ बातों का कि यदि हम यह बात जानना चाहते हैं कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में अलग अलग भागों में बटे होने से पूर्व, चाहे अगर कहा जाए कि जब अलग अलग क्षेत्रों में बटे, इसके पूर्व जैसे चूहे के बारे में वे जानते थे या नहीं जानते थे, यदि इस शब्द पे भी हम यहाँ आकलन करते हैं तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश को तो एक बार खंगालने पड़ेंगे। और जब हम उसके शब्दकोश को खंगालेंगे तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि आर्यों को चूहे के बारे में तो जानकारी थी या नहीं थी। क्योंकि यदि हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूषा कहते हैं, चूहे को यदि संस्कृत में कहें तो इसे मूषा कहते हैं। फिर यदि आप ग्रीक में देखें तो इसे मूस कहते हैं, फिर लैटिन में देखें तो इसे मूस कहते हैं, और फिर यहाँ पुरानी अगर हम स्लोवेनिस में देखें तो इसे माइस कहते हैं, और पुरानी अगर हम उच्च जर्मन में देखते हैं तो फिर इसे मूस कहते हैं। इससे तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस प्राचीन युग में भी जिसकी काल गणना हम अपने नहीं बल्कि अगर कहा जाए कि भारत के जो तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, तो चूहा का ज्ञात तो आर्यों को हुआ था। चूहा के बारे में तो आर्य जानते थे, और खासकर मूस नाम भी यहाँ चूहों ने उसका रख दिया था। इसलिए मूस रख दिया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान कभी विलुप्त न हो जाए, इसलिए आर्यों ने चूहे का नाम तो मूस रखा था। तो इससे क्या अंदाजा लगता है कि इस प्रकार पुराने जो पत्थर है, ऐसे पत्थरों को या पत्थरों या कांच के बारे में या कांच को टुकड़ों को जोड़कर या जोड़ जोड़कर बनाए गए जो पचिकारी के रूप में अगर हम वर्णन करेंगे तो यहाँ आर्यों की बातों को समझते हुए चित्र की भांति आर्यों के विभाजन के पूर्व भी अगर सभ्यता की बात किया जाता है, संस्कृति की बात या अवस्था कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र यहाँ बनाया जा सकता है, और ऐसे परिपूर्ण चित्र बिल्कुल बनाया जा चुका भी है। अगर हम कहें तो इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अगर कहा जाए कि भारत और यूनान की बात, इटली और जर्मन के में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा यहाँ पे खड़ा किया गया है, वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालिक अगर चिंतन की बात किया जाए प्रक्रिया की ही एक उपलब्धि भी मानी जा सकती है। अब आप ही यह अंदाजा लगा सकते हैं, और अंदाजा यह लगा सकते हैं कि संस्कृत है, ग्रीक है, लैटिन है, इन तीनों भाषाओं में से एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए अगर हम कहते हैं तो हमें कितना पीछे हटने की स्थिति आएगी, हम कितना पीछे तक जा सकते हैं। इस प्रकार हम उस जो सम्मिलन स्थल पर पहुंच ही जाएंगे, और यह समय आएगा कि जहां से ग्रीक जो हिंदू ग्रीक यहाँ पे है, हिंदू है, ग्रीक है, यूनानी है आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक निश्चित रूप से हुई थी। और यह भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यह भी उस सुदूर जो अतीत है, अतीत में भी हमारी आदि आर्य की भाषा जो है, ऐसे भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में भी दिखाई देने का काम करता था, जो चिंतन परंपरा के साथ साथ यहाँ इसके प्रवाहों में उतार चढ़ाव में जिस
उतार चढ़ाव में भी कहा जाए तो घिस समझकर चिकनी और स्पष्ट भी हो चुका था। हमें उस भाषा के प्रकृति और उसके प्रत्यय के बारे में, या प्रत्यय से के जोग से बनी हुई जो उसका अस्मि है, अस्मि ग्रीक एस्मी जैसी यौगिक क्रियाएं देखने के लिए मिलता है। मैं हूं जैसे भाव को यदि व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषा में अस्मि का प्रयोग कैसे होगा? अस्मि जैसे शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहां पे मिलेगा? क्योंकि उन भाषाओं में मैं खड़ा हूं या ठहरता हूं या मैं जीता हूं, इस तरह के मैं उगता या उत्पन्न होता हूं या मैं बदलता हूं जैसी क्रियाएं भले ही यहाँ पे देखी जाती है या मिल जाए, किंतु अस्मि जो है यानी मैं हूं, यह जो क्रिया है को केवल आर्य भाषा में ही यह उपलब्ध होते हुए देखा जा सकता है। मैं इसे ही अगर कहा जाए कि इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूं तो यह बात कतई अगर कहा जाता है कि यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और उसके जातियों की क्रूरता की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय भी होता है। एक भाषा बोलना और एक जैसे मां के दूध में से ही बढ़कर एकात्मक का परिचायक बन जाता है, और भारत की पुरातन जो भाषा संस्कृत होती है सारभूत रूप से वही बन जाती है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते, और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी पढ़ा पाता तो भी अगर हम कहते कि हम इससे भी इतना कुछ सीख जाते जितने कि संस्कृत भाषा का और उसका जो साहित्य है, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक यह फैला हुआ था, और यूनान और रोम के जो संपूर्ण साहित्य की बात करते हैं तो संपूर्ण साहित्य में भी कभी अधिक विशाल यह देखने के लिए मिला है कि अधिक विशाल यह रहा था। तभी एक सांध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर जो थे डॉक्टर किली ने भी इस बात को बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन से भी, लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी से भी सर्वथा अगर कहा जाए कि यह सम्मान थी, क्योंकि यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज जो है यह हल्के फुल्के मूड में है या मजाकिया सेंस में बातें कर रहे हैं और कुछ मजाकिया बातें हम लोग के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और यहाँ लैटिन के संख्यावाद जो संख्यावाचक शब्द था इसे सर्वनाम और यहाँ पे समान जो धातु रूप था श्यामपट पर लिखकर ही दिखा दिया। अब तो हमारे सामने इस तरह की बातें आ गई कि ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिसके आगे हमें बिल्कुल नतमस्तक होना पड़ा, जो ये सब मैक्स मुलर के शब्द हैं जो अपने भाषण में प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर हम भारत के बारे में एक प्रकार की बात करते हैं कि एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को अपने व्यापक और इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूं, फिर भी अगर कहा जाता है कि भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों को के अंदर यह धारणाएं बिल्कुल बन चुकी थी और विस्तृत यह हो भी चुकी थी, क्योंकि अब हम यह जानने लगे हैं इस बात को कि जैसे पहले समझा जाता था वास्तव में सब अगर कहा जाए कि उससे कुछ भी नहीं यह बातें देखने के लिए मिलेगा। कल्पना करके देखिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक यदि उथल पुथल की बात करेंगे, इसी कारण कभी अमेरिका के लोग अपने यानी आपके अंग्रेजी मूल को सर्वथा या भूल गए हों या भूल जाए, तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात यह बात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसा ही एक अंग्रेजी बोलने के बाद यानी अंग्रेजी भाषा का उसका साहित्य विद्यमान पहले से भी था। और खासकर यहां देखा जाता है कि यह बिल्कुल आश्चर्य विभूत यहां मालूम होगा, क्योंकि संस्कृत की खोज से अगर हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में अगर हम कहते हैं कि एक नया अध्याय जुड़ जाने का काम किया है, और हमारे भूले बिसरे जो बचपन है, इस बचपन की मधुर स्मृतियां हैं, फिर भी यह साकार हो उठी है। और खासकर हम यह आगे की बातों को समझ रहे हैं कि संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषा है, इसके अध्ययन के लिए हमारे बस इतना ही यह किया है कि सो बात भी नहीं है। इससे मानव के अंदर या मानव जाति के बारे में हमेशा विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं, तथा लाखों करोड़ों अजनबियों और बर्बर समझने वाले या समझे जाने वाले जो हैं लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना भी इसने सीखा है। लेकिन अपने मानव जाति के संपूर्ण विकास को एक वास्तविक रूप में प्रकट करके दिखाने का भी काम किया है, जो पहले यहां नहीं हो पाया था।
भाषा विज्ञान के द्वारा। हमने अब तक जो निष्कर्ष यहां पे निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना बिल्कुल यहां कहा जाए तो यह प्राप्त ही नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि आज हमारा इतिहास जो है, इतिहास का यह अध्ययन की बात अगर किया जाए तो प्रयत्न मानव को अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानने की जरूरत होता है, क्योंकि एक फ्रेंच उक्ति को यहां क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाना है या बनाता ही है, क्योंकि इस प्रकार मनुष्य एक विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित ही कर पाता है और यह बात भी जान लेता है कि उसने अपने जीवन यात्रा कहां से शुरू किया और कौन सा मार्ग अपनाकर वह वहां पे कहां पहुंचना है। ऐसे बातों का अध्ययन तो मानव के अंदर होना ही चाहिए। हम सब या पूर्व में ही या पूरब से ही आए हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी अत्यधिक मूल्यवान है वो हमें पूरब से ही मिला है। खासकर अगर हम कहें कि पूरब को पहचान लेने के साथ साथ ऐसे प्रत्येक अगर व्यक्ति को जिसमें इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या या विशारद की बात उसमें न थी, तो भी यह एक अनुभव अवश्य ही होगा हम लोगों के बीच में कि हम वह नानाविध स्मृतियों से भरे पूरे हमारे पुराने घर की ओर ही जा रहा है। इसके साथ साथ अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तब उसके तट पर पहुंचने के बजाय इसके लिए आपका दिल बैठने लगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 9 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय जब हुआ था कि उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भी भारत के तट पर अगर कहा जाए तो भारत के तट का दर्शन उन्होंने स्वयं किया था। क्योंकि उनके शब्दों की बात अगर हम सुनना चाहते हैं तो उन्हीं के शब्दों में एक बार सुनिए कि जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 ईस्वी के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था। एक दिन वह संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने खड़ा था। फारस या ईरान, जो फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई जो ठंडी हवाएं थी हमारे जहाजों के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों में से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिवर्चनीय है, जिसको कहा जा सकता है कि अकथनीय है, जिसको हम मुखों से अपने वाणी से व्याख्या नहीं कर सकते हैं। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री और आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं से या कलाओं की जननी कही जाने वाली यह भूमि एक से एक बढ़कर शानदार कला अगर कार्यकलाप हैं, ऐसे कार्यकलापों की दृश्य भूमि मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर अगर कहा जाए कि उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, यहाँ की परंपरा, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र अगर कहा जाए तो यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। इस सब चीजों को खासकर मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है, जिस पे किसी का नजर ही नहीं गया है, और कितना बड़े और ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। भारत के सर विलियम जोन्स जो थे, अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के वो युवा व्यक्ति सर विलियम जोन्स ने देखा था कि सूर्य जो अपराह्न के उपरांत यानी कि अपरांत सागर में डूब रहा है, जो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां आता था, उनके सामने भारत की आशा जो है वह जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके जो प्राचीन सम्राट है मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की जो शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। इस तरह से ऐसे स्वप्नदर्शियों की कहा जाए कि समझ जो है या समझ सकते हैं कि अपने सपनों को साकार और अपनी कल्पनाओं की वास्तविकता के परिणत कैसे किया जा सकता है। फिर और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले की थी आज भी वैसी ही है, या यूं कहा जाए कि आज भी वैसी की वैसी ही
हो सकती है। यदि आप चाहें तो भारत के बारे में वैसे सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें इस बात का, चूंकि यह विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजयें प्राप्त की है। फिर भी किसी एक नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने जो मैदान है, इस मैदान में अब उसके लिए विजय करने का कोई शेष ही नहीं रहा है। तो इस तरह से आज का यह पाठ हम लोगों का मैक्स मुलर द्वारा लिखित भारत से हमने क्या सीखा, तो आपने देखा कि भारत से ऐसे विदेशी लोगों ने भी बहुत कुछ सीख के गए हैं। और यह कहा भी जाता है कि भारत जो है सभ्यता सिखाने का विश्व भर में अपना अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया है। तो आज का सीरीज हम लोग का समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।